Welcome students. Today we are going to study about History Chapter 1 When, Where and How. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना पाठ। इतिहास शुरुआत से लेकर अंत तक की घटनाओं का एक निरंतर प्रवाह है, यानी एक लगातार घटने वाली घटनाओं का प्रवाह है, और इस तरह से इसे विभाजित करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने इसे एंशिएंट, मिडिल एंड मॉडर्न काल में विभाजित किया है, यानी प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक काल में। हमने पहले के क्लास में भारत के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बारे में अध्ययन किया है। अब हम आधुनिक भारतीय इतिहास कहे जाने वाले समय पर लौटेंगे। स्टूडेंट्स, दुनिया भर में हिस्ट्री के टाइम पीरियड का डिवीजन एक समान नहीं हुआ है। यूरोप में मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत 16th सेंचुरी से मानी जाती है, वहीं भारत में इस समय मेडिवल हिस्ट्री चल रहा था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 को भारत में आधुनिक काल यानी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत माना जाता है कि इंडिया में आधुनिक काल की शुरुआत 18th सेंचुरी में हुई थी। आधुनिक काल की कुछ खास विशेषताएं थी। वो विशेषताएं थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक प्रोग्रेस, कोलोनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, या शहरों की वृद्धि। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18th सेंचुरी में इंडिया में ब्रिटिश रूल था और अंग्रेजों ने अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए नए नए इंडस्ट्री स्थापित किया, और जब इंडस्ट्री की स्थापना हुई, डेवलपमेंट हुई, तो नए नए नगरों का यानी शहरों का विकास हुआ। द वर्ल्ड इन 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में दुनिया। 1453 ईस्वी में तुर्क ने यूरोप को पूर्वी देशों से जोड़ने वाले ओवरलैंड ट्रेड रूट पर कंट्रोल कर लिया। इसे यूरोपीय लोगों को एक अल्टरनेटिव सी रूट खोजने के लिए विवश होना पड़ा। पुनर्जागरण द्वारा शुरू किए गए साहसिक कार्य ने लोगों के मन में लंबी समुद्री यात्राओं के लिए उत्साह भर दिया। एस्ट्रोलैब का आविष्कार, मैरिनर का कंपास, बारूद का उपयोग, बेहतर कार्टोग्राफी और जहाज निर्माण ने इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया। स्पेनिश और पुर्तगाली खोजकर्ता जैसे मैगलन, क्रिस्टोफर और वास्को द गामा ने दुनिया भर में कोलंबस के नए समुद्री मार्गों को खोजने में अपनी छाप छोड़ी। वास्को द गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। वह 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर पहुंच गया। नई सी रूट की खोज ने नए व्यापार संपर्कों में मदद की, जिसके कारण साम्राज्यवाद की नीति ने क्षेत्र को नियंत्रित करने की नीति, राजनीतिक प्रणाली और कम शक्तिशाली देश के आर्थिक जीवन को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। 18th सेंचुरी के आसपास दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक औद्योगिक क्रांति थी। यह ब्रिटेन में शुरू हुआ, धीरे धीरे कई अन्य यूरोपीय देशों में फैल गया। 18th और 19th सेंचुरी की शुरुआत में टेक्नोलॉजी, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर इसके प्रभाव के कारण इसे क्रांति कहा जाता है। ये बदलाव उद्योग और मशीन निर्माण पर आधारित अर्थव्यवस्था के उद्भव के परिणाम स्वरूप हुए, जिन्होंने मैनुअल श्रम को प्रतिस्थापित किया था। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव पूरे पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैल गया और अंततः भारत को भी प्रभावित किया, जब भारत में ब्रिटिश रूल अपने चरम सीमा पर था। इंडिया इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में भारत काफी हद तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ग्रस्त था। औरंगजेब की मृत्यु और उसके उत्तराधिकारियों की अक्षमता ने मुगल साम्राज्य का पतन निर्धारित कर दिया, यानी मुगल साम्राज्य को पतन की ओर ले गया। कई प्रांतीय राज्यों जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद उस समय तक काफी शक्तिशाली राज्य बन चुके थे
और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इन्हें उत्तराधिकारी राज्यों के रूप में जाना जाता था, क्योंकि ये चारों राज्य बहुत ही शक्तिशाली थे उस समय। राजपूत शासक और भी शक्तिशाली बन गए। राजपूत शासक में सवाई राजा जयसिंह जो थे, उन्होंने जयपुर शहर का निर्माण करवाया। 1761 ईस्वी में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, उसमें अहमद शाह अब्दाली को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और इस बीच मराठों ने पेशवाओं के खिलाफ अपनी प्रमुखता साबित कर दी, यानी पेशवाओं पर अपना अधिकार जमा लिया। सिखों ने भी तीसरी पानीपत की लड़ाई तक महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने मैसूर राज्य की स्थापना की और उसका एकीकरण किया। नादिर शाह 1739 और अहमद शाह अब्दाली 1761 के आक्रमणों ने पहले से ही कमजोर मुगल साम्राज्य को और तबाह और बर्बाद कर दिया। लाभदायक व्यापार का लालच पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों को भारत के दक्षिणी भाग में ले आया। इस व्यापार के एकमात्र नियंत्रण के लिए ब्रिटिश और फ्रांसीसी आपस में लड़ने लगे और 1744 से लेकर 1763 तक इनके बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए और अंततः अंग्रेज विजयी हुए और पूरे भारत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पलासी और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल के साथ साथ पूरे भारत का भी स्वामी बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, वो अब एक राजनीतिक शक्ति में बदल गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, वो अब एक राजनीतिक शक्ति में तब्दील हो गई थी। ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को अपना कॉलोनी बनाया और अपने फायदे के लिए उसका शोषण किया। इंपीरियलिज्म के कारण स्थानीय उद्योगों का विनाश हुआ। इंपीरियलिज्म में आप तो समझते होंगे, साम्राज्यवाद, यानी एक शक्तिशाली देश का दूसरे देश पर पूरी तरह से आधिपत्य जमा लेना या अधिकार कर लेना। तो इस साम्राज्यवाद के कारण स्थानीय उद्योगों का विनाश हुआ, यानी पूरी तरह से वो नष्ट हो गए। उदाहरण के लिए भारत का स्वदेशी कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया और भारत ब्रिटिश कपड़े का आयातक देश बन गया, यानी इंडिया में जो भी कपड़ा उद्योग थे पहले से स्थापित, वो सब नष्ट हो गए और ब्रिटेन अपने देश में तैयार कपड़ा लाकर इंडिया में बेचने लगा। यानी इंडिया से कपास ले जाता था और उससे कपड़ा बनाकर हमारे ही देश में वापस लाकर बेच देता था। कृषि भी ब्रिटेन की आवश्यकताओं के अनुरूप उपजाई जाती थी। अब इंडिया में जो भी कृषि होते थे, फार्मिंग होती थी, वो अंग्रेजों के अकॉर्डिंग होती थी। पहले इंडिया में सारी फसलें उगाई जाती थी, अब अंग्रेज जो कहते थे सिर्फ वही फसलें उगाई जाती थी, क्योंकि केवल नकदी फसलों को उगाए जाने के लिए ही अंग्रेज इंडियन को प्रोत्साहित करते थे, क्योंकि नकदी फसलों का यूरोपीय मार्केट में बहुत डिमांड थी। कंपनी के शासन की शोषक प्रकृति ने जनता के बीच अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की एक आम भावना को बढ़ाया। एक लंबे संघर्ष के बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, यानी आजाद हुआ। फैक्ट फाइल। अंग्रेजों ने अमेरिका में भी अपना उपनिवेश बनाया था और वहां के लोगों पर बहुत ज्यादा कर लगा दिया था। साथ ही व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और उनके सारे पॉलिटिकल राइट्स भी छीन लिए थे। 18वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में अमेरिकी लोगों ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। इसके चलते बोस्टन की टी पार्टी की घटना प्रसिद्ध हुई। बोस्टन टी पार्टी की घटना आप जानते हैं। 1773 में जब ब्रिटिश का जहाज चाय की खेप लेकर बोस्टन पोर्ट से होते हुए जा रहा था यूरोपीय कंट्री में अब व्यापार के लिए, उस समय अमेरिकी लोगों ने जहाज में घुसकर उनके सारे चाय की पेटियों को पानी में फेंक दिया था। यही घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई और ये जो रिवोल्ट हुआ था वो आगे चलकर 1776 में अमेरिकी 13 कॉलोनियों के प्रतिनिधि जो थे, उन्होंने फिलाडेल्फिया में एक मीटिंग की और स्वतंत्रता की घोषणा की। उसके बाद से अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, जिसे हम लोग आज संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। सोर्सेस फॉर द मॉडर्न पीरियड, यानी आधुनिक काल के लिए स्रोत।
यानी आधुनिक काल के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए क्या क्या स्रोत हैं। आधुनिक काल के स्रोतों के लाभ यह है कि वे बहुतायत में से पाए जाते हैं, यानी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और अच्छी तरह से संरक्षित भी है, क्योंकि एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए, दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए। भारतीय इतिहास के आधुनिक काल के मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं। प्राथमिक स्रोतों में आर्कियोलॉजिकल अवशेष, मूल दस्तावेज, फोटोग्राफ, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पंपलेट और वीडियो टेप इत्यादि शामिल है। सेकेंडरी सोर्सेस, माध्यमिक स्रोतों में रिपोर्ट, समीक्षा, लेख और प्राथमिक स्रोतों पर मुद्रित पुस्तकें शामिल हैं। भारतीय इतिहास के आधुनिक काल के अध्ययन के ये विविध स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोतों में देश के विभिन्न हिस्सों में बिखरे हुए इमारतें जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन आदि इमारतें शामिल हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मूल दस्तावेज जैसे सरकारी आदेश, आधिकारिक पत्राचार, ऐतिहासिक जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये अभिलेखागार में अच्छी तरह से संरक्षित हैं और हमें घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन, लेटर्स, पैम्पलेट और अवधि से संबंधित पत्र भी पुस्तकालयों और अभिलेखागार में रखे जाते हैं। वे अलग अलग समय में अलग अलग भाषाओं में छपते थे। इनमें से कुछ अखबार आज भी छपते हैं। पत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मौजूदा स्थितियों को समझने में हमारी मदद करते हैं। प्रिंटेड बुक्स हमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा आदि में उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। पुस्तकें हमें एक अवधि की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में भी बताती हैं। जीवनियाँ और आत्मकथाएं प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन के और उनके विचारों का लेखा जोखा देती हैं। फिल्में, तस्वीरें और वीडियो टेप प्रसिद्ध लोगों और उनकी जीवन घटनाओं का चित्रण करते हैं। ऐसी फिल्में या वीडियो क्लिपिंग को देखने के बाद जो छवि हमारे मस्तिष्क में पड़ती है वो अधिक अस्थायी प्रकृति की होती है, यानी हमें अधिक दिनों तक याद रहती है क्योंकि हम अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखते हैं। और इस तरह हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।